Is me Mir Wahid, and today I am going to show you the latest paper conducted by JKSSB। जो JKSSB ने लेटेस्ट पेपर कंडक्ट किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पेपर कौन सा था? पेपर था फील्ड इंस्पेक्टर के रिलेटेड। सबसे पहली बात यही है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, फील्ड इंस्पेक्टर का पेपर था। जो सिलेबस में दिया हुआ था वही पूछा गया है, क्योंकि एक स्टूडेंट था उसने मुझे इसका सिलेबस शेयर किया था, तो 10-15 दिन पहले मैंने इसका सिलेबस देखा, तो उसको मैंने सोर्सेस का भी नाम बोला था, कहाँ कहाँ से निकलेगा। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर कैसा था। मेरा एनालिसिस है, जो मैंने इसको ओवरव्यू किया है, मेरे हिसाब से 87% वेरी इजी। 87% मतलब 120 में से ऑलमोस्ट 90 टू 95 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी थे। मतलब कोई चांस ही नहीं था कि उनको गलत करना, कोई चांस ही नहीं, गलत कर ही नहीं सकते हो आप, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी गलत करना। मतलब आप बहुत ज़्यादा पीछे जाते एक स्टूडेंट से, हज़ारों में आप पीछे चले जाते हो एक मार्क से, ठीक है, क्योंकि पेपर इजी था। 8% वेरी इजी मैंने लिखा, 8% इजी मैं लिख रहा हूँ, और रिमेनिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो होती है, उनको छेड़ना नहीं होता है। मेरा कहने का यही मतलब है, इस पेपर को देखकर आपका अटेम्प्ट जो होना चाहिए 115 से 118 के आसपास। कट ऑफ कितना होगा? पेपर कैसा था? पेपर था फैक्चुअल बेस्ड, मैक्सिमम फैक्चुअल बेस्ड था, डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे गए, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स पे भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था आपको। मैं बताऊँगा अभी कैसे वो निकालना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कट ऑफ अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं है पता है इसके कितने पोस्ट्स हैं और कितने स्टूडेंट्स अपेयर हो गए थे, ये मुझे नहीं पता। बट JKSSB ने पेपर कंडक्ट किया है, सारा कुछ कंप्लीट हुआ है। दैट मीन्स ये पेपर आपको क्यों देखना ज़रूरी है? अगर आपने दिया भी नहीं है, आपका पोस्ट था भी नहीं, आपके लिए एक पाथ रखा गया है आपके सामने कि आपका पेपर भी किस लेवल का होगा, कैसे आपका पेपर पूछा जाएगा, और आपकी प्रेपरेशन लेवल कितनी डेप्थ में होनी चाहिए, और फैक्ट्स पे कितनी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। फैक्ट्स पे कितनी कमांड होनी चाहिए, एक एक फैक्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए। छोटे से छोटा MCQ के आपको करना है, इजी से इजी MCQ भी आपको माइंड में रखना है, जो मैंने इस पेपर को देखा है, इसलिए एनालिसिस करना है। इसको मैं 10-15 मिनट लगाऊंगा एनालिसिस में, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से करना है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस क्वेश्चन दिस वीडियो थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कॉलेज एजुकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक टैंक यूज़ होती है जिसको बोलते हैं इमहॉप टैंक। इमहॉप टैंक किस लिए यूज़ होती है? सेटलिंग और सेडिमेंटेशन के लिए। जो भी हमारे पास वेस्ट, जब हम वेस्ट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वहाँ पर एक टैंक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इमहॉप टैंक, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उनको सेटल करने के लिए, और सेडिमेंट्स को सेटल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो डायरेक्ट पूछा गया था। दूसरा होता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। जो भी हमारे पास जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर डिफरेंट लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। एक टॉप लेयर होती है, एक बीच वाली लेयर होती है, और बॉटम वाली लेयर होती है। टॉप वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर बताना था आपको, थर्मल लेयर में, ठीक है, लेक्स के अंदर होता है। ऊपर वाली जो होते हैं, जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, टॉप वाली लेयर, इसको बोलते हैं एपिलेमनियन। फिर होता है थर्मोलेमनियन, फिर होता है हाइपो। हाइपो का मतलब नीचे होता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर नहीं होता है, जो कोल्ड लेयर होती है। तो ये डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद को जनरेटर, आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन, को जनरेशन आर CHP रेफर्स टू, डायरेक्ट डेफिनेशन आपको पूछी गई है। को जनरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 फ्यूल। अब देखो डायरेक्ट फैक्ट फिर से, एवरेज एनुअल एवरेज फॉर एयर पोल्यूशन मीन्स, तो ठीक है, देखो एनुअल एवरेज आप देखो यहाँ पर, फॉर एयर पोल्यूशन मीन्स टोटल ऑफ मेजरमेंट इन ईयर। तो दैट में जनरली बच्चे क्या करते हैं, 365, क्योंकि इसने एनुअल लिखा है, 365 से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एयर पोल्यूशन के केस में हमें लेना पड़ता है 104, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट फैक्ट था, ठीक है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर पूछा गया नैरोबी में, आपको पता है कीनिया नैरोबी में है। क्विकली मैं इसको गो थ्रू करूंगा, सो दैट आपको एक माइंड में रहेगा, एक पिक्चर आपके पास बनेगा कि हाँ हमारा भी अप्रोच क्या होना चाहिए। जितने आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं ना MCQs, उतना ज़्यादा फायदा होगा। पढ़ने से ज़्यादा MCQs पे फोकस करो। परमिसिबल लिमिट क्या दिया गया है? क्या परमिसिबल लिमिट ऑफ डे टाइम
इंडस्ट्रियल नॉइज़, जो भी इंडस्ट्रीज़ में नॉइस होती है ना, शोर शराबा होता है डे टाइम में, पर कितना परमिसिबल, कितना परमिट किया गया, कितना शोर होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ का, लिमिट कितना रखा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, इसने बोला 75 डेसिबल्स इसने रखा है दिन के टाइम पे। तो रात के टाइम पे इससे कम ही होगा, क्योंकि रात के टाइम पे तो बिल्कुल हो भी नहीं सकता, क्योंकि रात के टाइम पे आराम करने के लिए होता है लोगों को। तो रात को अगर इंडस्ट्री चलेंगे तो उससे रात के आसपास अगर चलेंगे इंडस्ट्रियल नॉइज़ ज़्यादा होगा तो लोग सो नहीं पाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है, कि ये गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एम्बिएंट एयर कंसंट्रेशन आपको पता है PM2.5 और PM10, ठीक है, इसका मतलब क्या है इन एवरेज एनुअल स्केल रेस्पेक्टली, ये क्या है 5 और 15 डायरेक्ट फैक्ट है ये। इसी तरीके से आपको आर्टिकल 48 पर डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में पूछा गया है 51A, ये भी आपको पूछा गया, ये किस में ऐड किया गया है, आपको बोलना जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, किसको, आर्टिकल 48A डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 51A ये है आपके पास, आप बोल सकते हो फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, दैट मीन्स ये सिलेबस में था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपको पता है 2010 में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनिएगा, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन, देखो आपको नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट जो है उसको कब लाया गया 1987 में, आपके एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है 1972, इस तरीके से आप पढ़ते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर म्यूनिसिपल सीवेज, जो सीवेज होता है, सीवेज स्लज जो होता है, जिसको हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, आउट में भी अनस्टेबल, ठीक है, जो म्यूनिसिपल सीवेज हम यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइज़र, बट मे बी अनस्टेबल, लेकिन ये अनस्टेबल रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो म्यूनिसिपलिटी से सीवेज वेज होता है वो क्या होता है फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट ये क्या होता है इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जो कि काफ़ी नुकसानदेह होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, आपको पता है फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग जो होता है वो होता है स्मॉग, लेकिन जब लाइट के थ्रू बनता है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, मतलब यहाँ पर लाइट की बात की गई है। तो कौन सा कंपोनेंट नहीं, आपको पता है पेरोक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट होता है, फॉर्मल्डिहाइड और एक्रोलिन, ये इसका पार्ट होता है, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पार्ट नहीं होता है। इसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज, कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है, आपको पता है अगर आप गंदा पानी पियोगे तो कॉलरा हो जाएगा, डिजेंट्री भी हो जाती है, हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस B जो भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक है, तो ये लिवर के रिलेट होता है। और उसके बाद ये जो है इसके साथ रिलेट नहीं है, तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA का मतलब होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, किसको इंक्लूड नहीं है, कि देखो आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हो ना, उस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको जिस जगह पर बनाते हो वहाँ का असेसमेंट आप करते हो, आपको देखना पड़ता है वहाँ का पोल्यूशन लेवल, वहाँ का बहुत सारी चीज़ें, उस हिसाब से फिर आपको परमिट किया जाएगा क्या इस एरिया में आप इंडस्ट्री बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, ये होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये कॉन्सेप्ट था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। और इसी तरीके से आप ईजिली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ क्या कौन सा इसमें होगा या कौन सा इसमें नहीं होगा, ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। देखो सबसे पहले मैंने बोला एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिटेल्ड असेसमेंट किया जाता है प्लानड प्रोजेक्ट का, ये पहला पॉइंट था। डिस्क्रिप्शन हायर मीडियम लोअर इम्पैक्ट देखना पड़ता है, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन, फिजिकल वाटर विड्रॉवल सीवेज, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, और ये इसमें नहीं है, मतलब ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक था, इसलिए मैंने बोला इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट के बेस पर, अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है आप इजिली एलिमिनेट करके ऑप्शन को निकाल सकते हो। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मैंने बोला था कुछ थोड़ा सा लिटिल डिफ़िकल्ट था जो मैंने ऊपर लिखा था, वो ये वाला क्वेश्चन था। एक्चुअली इसने असर्शन पूछा गया और रीज़न पूछा गया है। असर्शन था स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट इज़ मोर एडवांस टूल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो हम क्या करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल असेसमेंट, लेकिन स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, ये स्ट्रेटजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट इज़ एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स ऑफ पॉलिसी प्लानिंग के प्रोग्राम में, जितनी भी पॉलिसीज हम बनाते हैं प्लानिंग प्रोग्राम में करते हैं, बोला जाता है रीज़न भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है, और रीज़न जो है ये ठीक है रीज़न असर्शन के लिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, उसके बाद 2022 के रूल्स भी लाए गए हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ये बोलता है 2016 के हिसाब से लैंडफिल साइट शुड बी हाउ मेनी मीटर अवे फ्रॉम द रिवर। फॉर एग्जाम्पल ये अगर रिवर यहाँ से फ्लो करता है, यहाँ से रिवर, और यहाँ पर आप क्या करते हो वेस्ट को लेकर आते हो और यहाँ पर डंप करते हो, लैंडफिल साइट आपके पास है, सपोज आप बोल सकते हो यहाँ पर लैंडफिल साइट, जहाँ पर आप लैंडफिल साइट रिवर से कितना दूर होना चाहिए, इस रूल के हिसाब से आप बोलोगे 100 मीटर की दूरी पे, अगर रिवर है उससे 100 मीटर की दूरी पे ये लोकेटेड होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि ये सिलेबस के हिसाब से इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, इनके सिलेबस में था ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डेवलपमेंट डज नॉट रिक्वायर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत नहीं है। कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे जहां पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है, B1 वाली कैटेगरी और B1 और B2 वाले प्रोजेक्ट्स, और कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इसने बोला है कि इसमें हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ते हो ना, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ते हो, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन का फास्फोरस साइकिल, ये सारे साइकिल्स आप पढ़ते हो। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, नाइट्रोजन साइकिल में एलिमेंटल नाइट्रोजन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस के जरिए से हम एलिमेंटल नाइट्रोजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जब अब नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंट प्रोसेस आप पढ़ते हो, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के जरिए से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एलिमेंटल नाइट्रोजन वापस आता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में N2 होता है। ये फिर इसको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, वो इस नाइट्रोजन, प्लांट्स तो डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते हैं, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इसको इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और इसको बनाते हैं, फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इसको सॉइल इसको यूज़ करते थे इस नाइट्रोजन को, उसके बाद फिर यूज़ करने के बाद प्लांट्स ग्रो करते हैं और उसके बाद ये एलिमेंटल नाइट्रोजन वापस आता है एटमॉस्फेयर में। वो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था, क्योंकि इतने डेप्थ में बच्चे नहीं जाते हैं, तो इसलिए डिफिकल्टी लेवल बन सकता हूँ, तो इस चीज़ को छोड़ना होता है। बट अगर किसी ने किया भी है तो ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड और कैटेगरी फोर्थ, ये हैं प्लास्टिक्स को पैकेज किया जाता है। अब ये डिफरेंट इसमें लिस्ट्स दिए गए, इसको मैच करना था, ठीक है। फिर से क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच मेथड इज कॉमनली एम्प्लॉयड बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा फॉर एस्टिमेशन फास्फोरस लेवल इन वाटर सैंपल। वाटर सैंपल में फास्फोरस की लेवल हमें देखनी पड़ती है, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस बाय यूजिंग एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। CH3COOH को एस्कॉर्बिक एसिड, आई थिंक ये एसिटिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, HCOOH शायद इसको बोल सकते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। शायद विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्मोग का मतलब क्या होता है। स्मोग ये आपने 10th में भी, 9th में पढ़ा होगा, 6th में भी। स्मोक प्लस फॉग तो डायरेक्ट फैक्ट है, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद ओजोन होल की बात करेंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर बताया गया है। बायोडाइवर्सिटी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, जो आपको ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चंस आपको आए हैं ना, जितने भी इकोलॉजी, ये आपको कुसुम मैम ने सारा पढ़ाया है, सारा पढ़ाया है, ये यूट्यूब पे भी पढ़ाया है कुसुम मैम ने सारी चीज़ें। ये टर्म बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीशीज। देखो टर्म डेफिनेशंस आपको जितना भी आपको जो सिलेबस दिया ना, VLW का दिया है या FA का दिया है, जो आपके सिलेबस में दिया, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बेसिक डेफिनेशन मतलब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपको पूछी गई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एसिड रेन के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ हैजर्ड एसोसिएटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कौन सा हेल्थ हैजर्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ एसोसिएटेड है, हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज काज्ड बाय एयर पोल्यूशन, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब एयर भी होता है, वाटर भी होता है, तो बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, तो सबको मिलाकर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो आपको पता है रेस्पिरेटरी डिजीज काज्ड बाय एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन का मतलब एयर पोल्यूट हो जाता है, क्योंकि हम एयर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। एयर को कंज्यूम करने से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो। उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मेजरली काज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या होता है, आपको पता है स्किन कैंसर होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, म्यूटेशंस हो जाती हैं, ठीक है। आईज में जो प्रॉब्लम होती है, जो कैटल्स होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं, तो स्किन कैंसर इसमें से एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एस्टिमेटेड डिज़ाइन पीरियड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 10 से 20 साल के लिए हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट डिज़ाइन पीरियड जो होता है सीवेज ट्रीटमेंट का, ये 10 से 20 साल होता है। इसी तरीके से पाइप्स के रिलेटेड जो होता है वो अलग होता है, रिजर्वायर्स के लिए अलग होता है, स्टोरेज टैंक्स के लिए अलग डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है।
डैम्स के लिए अलग डिज़ाइन पीरियड होता है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ BODs, कितने टाइप्स ऑफ BODs हमारे पास है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज प्रेजेंट इन वाटर, 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास होती है, वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और BOD आपने पढ़ा होगा, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और BOD का मतलब क्या था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो भी पानी में ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, वो होता है BOD। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है आपको, एरिया ऑफ रिएक्टर, रिएक्टर का एरिया। तो ये मैं डिफिकल्टी लेवल बोलूंगा, क्योंकि ये तो है इजी, ये तो इजी है, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो आप इसको इजीली कर सकते थे। बट मैं इसको डिफिकल्ट, इस पेपर के हिसाब से मैं इसको डिफिकल्टी लेवल बोलूंगा, बट था ये इजी। विच टाइप ऑफ पंप्स, कौन से पंप्स हम इस्तेमाल करते हैं वाइडली काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वेस्ट वाटर प्लांट्स में फॉर फ्लो एंड प्रेशर, ठीक है। वेस्ट वाटर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर हम वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करते हैं। तो वेस्ट वाटर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंप्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा पंप यूज़ करते हैं, यहाँ पर दिखा है डायाफ्राम पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। COD का मैंने बोला था, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है, ये मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। NTU नेफ्लोमीटर, NTU का मतलब होता है ये नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, इससे हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात। तो ये जो होता है मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हम COD को कैलकुलेट करते हैं। BOD की बात करेंगे, बायोलॉजी की, देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत होती है बैक्टीरिया को डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर ना कि इनऑर्गेनिक। लेकिन COD अगर हम देखा जाएगा वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, और प्लस इनऑर्गेनिक भी होता है, दोनों। कितना ऑक्सीजन लगता है ऑर्गेनिक मैटर को भी और इनऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करने में, वो होता है COD। ये आपको भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन BOD जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन पे पूछा था, बट ईजी था। नेट्रिफिकेशन प्रोसेस पे फिर से पूछा गया है, इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड, जो नेट्रिफिकेशन प्रोसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर और सॉलिड रिटेंशन टाइम के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से एक और न्यूमेरिकल पूछा गया है, व्हाट इज द पर कैपिटा सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है। तो इससे ये रेफर होता है इस पेपर से, जो भी JEE का पेपर है याद रख लेना, 10 से 15 न्यूमेरिकल्स आपको होंगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके जाना, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल जो होते हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ पर एक और है, विच वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन इन द एफ्लुएंट फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री, हाई लेवल ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात की गई है। यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ए मेम्ब्रेन बैच रिएक्टर ओवर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड, मतलब यहाँ पर एक रिएक्टर की बात की गई है, मेम्ब्रेन बैच रिएक्टर और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है, ओवर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड। तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज बताई गई इस रिएक्टर की ओवर कन्वेंशनल मेथड से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, देखो फिर से न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर फिर से एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होती है, ये होता है वेस्ट ट्रीटमेंट को में यूज़ किया जाता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। और यहाँ पर ये क्या करता है, ये प्राइमरली सस्पेंडेड सॉलिड्स और ऑर्गेनिक मैटर होता है। पानी के अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जो पानी में होते हैं, ठीक है, तो नीचे वाटर पे नहीं होते लेकिन पानी के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। तो उनके लिए हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस करते हैं। ये आई थिंक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, आई थिंक ये शायद एरोबिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स डज वेस्ट वाटर यूजुअली हैव, जो वेस्ट वाटर हमारे पास होता है उसमें कितने परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स होते हैं, 0.1% सॉलिड्स होते हैं उसमें। फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑपरेशन ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। हम डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्शन का मतलब हम क्लोरीन डालते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं वो मर जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन। एरेशन का मतलब होता है हम जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं सो दैट उसमें एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाए। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बोला, इक्वलाइजेशन, इसमें कोई टर्म यूज नहीं होती है। विच वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस रिलाइज ऑन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, वो एनारोबिक डाइजेशन होती है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ पर विच इंडस्ट्री टिपिकली जनरेट्स वेस्ट वाटर विथ हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा वेस्ट वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, वो यहाँ पर है टैनरी लिखा है इसने।
व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेडोमिनेटली एक्टिव, कौन सा टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं कहाँ पर, एन अरबिक स्लज ब्लैंकेट में। क्वेश्चन डेफिनेटली, अब यहाँ पर जब एन अरबिक दिया गया है तो एन अरबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देखो अरबिक का मतलब होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो एक्टिव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन अरबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फैकल्टेटिव मतलब जो अरबिक में भी होते हैं और एन अरबिक में भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी कंपाउंड ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, कंपोनेंट्स के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, ये मिटिगेशन मेजर्स इसमें नहीं आता है। क्योंकि एनवायरमेंट को एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेपरेशन करना पड़ेगा, इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक लोगों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। विच इम्पैक्ट मेथडोलॉजी मेक्स यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग अप्रोच, इसमें कौन सा मेथड किस मेथड में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ओवरले टेक्निक में हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ करते हैं। बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइनिंग द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर विच स्टेज ऑफ एन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये दिया गया रेस्पॉन्स एक्शन। रियो समिट आपको पता है, रियो डिक्लेरेशन कब हुआ था, आपको पता है 1992 में हुआ था, जिसको रियो समिट भी आप बोल सकते हो या अर्थ समिट भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1992, इसको बोलते हैं रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, कीटो प्रोटोकॉल आपको पता है, कीटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जितना मुझे याद रखा 1987 में ये आया था, कौन सा कीटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है, ये आई थिंक ठीक है, कीटो प्रोटोकॉल आया था 1977 में, ना 1997 के आसपास, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शायद 1987 में हुआ था। इतना मुझे अभी याद आ रहा है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये डेट्स ज़्यादा मुश्किल होता है याद रखना। व्हेन ए कल्चरल साइट कम्स अंडर लाइन इम्पैक्ट, ठीक है, कल्चरल साइट ये दिया गया, कुछ इंडेक्स के बारे में बताया गया। यहाँ पर देखो सारे इजी हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर फिर से दिया गया है कौन सा पोल्यूटेंट जो है जो प्राइमरली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में ठीक है CH4 होता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम किस में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में लेते हैं। आपको पता है ना 12 पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, 12 पोल्यूटेंट्स हम लेते हैं। इसमें PM 2.5 PM 10 होता है, इसी तरीके से CO2 होता है, या CH4 होता है आपके पास, NH2 होता है, ये सारे किस में लिए जाते हैं, ये पोल्यूटेंट्स लिए जाते हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में। SEA स्ट्रेटजिकल इन्वायरमेंटल असेसमेंट बहुत इजी है, सिलेबस के हिसाब से बहुत इजी है। GIS, ठीक है, जोग्राफिकल कुछ दिया गया है, इंटीग्रेटेड लैंड यूज डेटा के रिलेटेड ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी A जो है 7 ईयर्स कुछ दिया हुआ है। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स आपने पढ़ा होगा, ये भी नोटिफिकेशन 2006 के हिसाब से, क्योंकि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को चेंज भी किया गया, तो यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा 200 मीटर। यहाँ पर आप देखोगे व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी क्या होती है एज पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 ऑफेंसेस के लिए रिलेट एनवायरमेंटल। अगर कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता है, कोई भी ऑफेंस इसके रिलेट अगर करता है, तो उसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए से उसको 10 साल की उसको जो है इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको पहले बोला था नॉइज पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट की यहाँ पर बात की गई है, इसको अमेंड किया गया 1988 में। ये कौन सा था आपको पता है, यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज। ठीक है, मैं इसलिए तेज चलता हूँ, आपके माइंड में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर 1981 ईयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, यहाँ पर इमिशन लिमिट्स की यहाँ पर बात की गई है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद प्राइमरी गोल बताया गया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का, इसका क्या गोल है। सेफ्टी ऑडिट्स के ऊपर फोकस किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। LCA की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट फुल फॉर्म है इसकी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज मैन मेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर कौन सा, फायर है, क्योंकि अर्थक्वेक तो नेचुरल है, अर्थक्वेक आ गई ये तो आपके हाथ में तो नहीं है, ये तो बाई नेचुरल है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन भी बाई नेचुरल है, इरोजन भी खुद ही होता है, बारिश हो गई तो इरोजन हो गया, फायर आपके कारण हो जाता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या, तो जो रिन्यू नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कोल है, पेट्रोल आप बात कर सकते हो। ठीक है, ये आते हैं नॉन रिन्यूएबल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है,
सीक्वेंस आपको बताने कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, आपको हायर से लोअर हीट, जो सबसे ज़्यादा हीट कौन देता है, उसके बाद कौन देता है। आपको पता है कोल सबसे ज़्यादा हीट देता है, फिर पेट्रोलियम देता है, लास्ट पे सबसे कम हाइड्रोजन देता है, सबसे कम हीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बताए गए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट बताना। अर्थ डे मनाया जाता है 22 मार्च, क्या ये ठीक है? नहीं सर, ये ठीक नहीं, 22 मार्च को अर्थ डे नहीं मनाया जाता है। फिर क्या बोलोगे आप? ये मनाया जाता है अर्थ डे। आपके लिए क्वेश्चन है शायद 22 अप्रैल के आसपास, इतना मुझे याद आ रहा है। अमोनिया इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेशियस इम्प्योरिटी, नहीं अमोनिया कार्बोनेशियस इम्प्योरिटी नहीं, कार्बोनेशियस इम्प्योरिटी नहीं। पोर्टेबल वाटर इज ए मिनरल वाटर, पोर्टेबल वाटर पीने वाला वाटर जो होता है, क्या वो मिनरल वाटर होता है? नहीं, ठीक है। जो भी आप पानी पीते ना, पीने लायक जो पानी होता है ना, क्या वो उसमें वो मिनरल वाटर होता है? आप बोलोगे नहीं, मिनरल वाटर नहीं होता। वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, वाटर डे 22 मार्च यहाँ पर लिखा गया। हाँ, इसने ऑप्शन डी ही दिया है। यूट्राफिकेशन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आपको पूछा करेक्ट कौन सा? यूट्राफिकेशन काज, ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, और यही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो मैंने 8% में बोला है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाले भी थे। यूट्राफिकेशन काजेज वाटर पोल्यूशन एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक। डेफिनेटली यूट्राफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब सल्फेट्स और फॉस्फेट्स जो होते हैं पानी के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? एल्गी ग्रो हो जाता है, अलगल ब्लूम्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि सनलाइट अंदर नहीं जाती है पानी के अंदर, जो एक्वेटिक लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये फास्फोरस और नाइट्रोजन का यूट्राफिकेशन, यस, फास्फोरस और नाइट्रोजन जो होता है यूट्राफिकेशन करते हैं, फास्फोरस नाइट्रोजन सल्फर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया, ये दो और ये दो, तो दो ही तो करने हैं आपको, दो का ऑप्शन आपको ढूंढना है, ठीक है। स्मॉग का और यूट्राफिकेशन का कोई लिंक ही नहीं है। वाटर हाइसिंथ यहाँ पर लिखा है, ये तो आपको, आप इसको बोल सकते हो, ये है इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इज ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन नहीं होता है। एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। देखो ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, तो एबायोटिक यहाँ पर आप देख सकते हो। 64 65 एनजीटी में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एनजीटी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है, एक्सेस नाइट्रेट्स की वजह से होता है, सॉरी नाइट्रेट्स की वजह से होना चाहिए, क्योंकि ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोला जाता है ग्लोबेमाइन बोला जाता है इसको, मेथिलोग्लोबिमिन्स, और ये नाइट्रेट्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर बी को 3 करना था, बी को 3 करना था, ये आपका एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। और डी को 2 इसने क्या लिखा, ये इसको, ये फार्मूला नाइट्रिक एसिड किसको बोला जाता है? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, किसको बोला जाता है? H2SO4 अगर होता तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3 के हिसाब से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, हाँ, नाइट्रिक एसिड हो गया वो वाला, ठीक है, HNO3। ये आपको पता होगा, जब आप ये नाइट्रोजन पढ़ते हो, यहाँ पर पहले होता है आपको अमोनिया होता है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एल्बिन, ठीक है, एल्ब्यूमिनॉइड नाइट्रोजन्स होते हैं, और उसके बाद आपके पास होता है नेटराइट, NITRITE, और उसके बाद नेटरेट होता है, NITRATE, और इस नेटराइट RITE, सॉरी, इस नेटरेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और सबसे डेंजरस जो होता है ये नेटराइट्स होते हैं, ये वाले नेटराइट्स होते हैं, जो कि 0 होना चाहिए, पानी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, नेटराइट्स। और ये जो होता है ये स्टेज होती है जिसको बोलते हैं एल्ब्यूनो, ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये यहाँ पर NHO कुछ साथ होता है इसके साथ, तो ये बन जाता है एल्ब्यूमिनॉइड नाइट्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्लाइटली डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है, पार्शियल डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो। ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है BOD के ऊपर, तो ये BOD के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 5 डेज का BOD 20 डिग्री पे हम कैलकुलेट कर पाते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर दिया गया है 3%, तो आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था एस्टिमेट BOD ऑफ 5 डेज। जनरली इसको आना चाहिए, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना था इसको 3%, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना था आपको इसको 5 days BOD 3 ml after 5 days 3% of dilution factor is included in 5 days of 20 degree dissolved oxygen found to be 3, और फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन पहले निकालना था, ठीक है, ठीक, क्योंकि एक ऐसा फार्मूला होता है ना BOD ऑफ 5 डेज, आपको निकालने के लिए आपके पास क्या होता है, इनिशियल
इसको बोलते हैं इनिशियल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और माइनस होता है फाइनल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और मल्टीपल होता है डाइल्यूशन फैक्टर। और ये डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पर 3%, यहाँ पर 3 करना था। इनिशियल अगर पता है, फाइनल अगर पता है, तो आप BOD फंक्शन का इजीली निकाल सकते हो। एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिप्लीशन फाउंड टू बी 3 मिलीलीटर 3 ml। ठीक है, ये ऐसे था। उसके बाद यहाँ पर फिर से विच बैक्टीरिया लिव्स ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, आपको पता है सेप्रोट्रॉपिक्स इसको बोला जाए, सेप्रोफिटिक्स है, सेप्रोट्रॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस। अटैच्ड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक चीज, यहाँ पर एक मैंने फिल्टर रखा है, और इस फिल्टर के ऊपर मैंने क्या रखा है, बैक्टीरियाज को रखा है। फिर डायरेक्ट मैंने पानी डाला है इस बैक्टीरिया के ऊपर, इस फिल्टर के ऊपर, ये अटैच हो गया क्योंकि बैक्टीरियाज को अटैच किया गया है यहाँ पर। अगर मैं ऐसे रखता, ये मैंने फिल्टर रखा है और बैक्टीरियाज को मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है, कहीं पर ऊपर, और ऊपर से कुछ डालता हूँ, तो ये इसके साथ अटैच, मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं है, तो ये क्या होते हैं, ये होता है अनअटैच्ड वाले। लेकिन ये अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस बोलते हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। और एरेटेड का मतलब ये अटैच नहीं होता, एक्टिवेटेड प्रोसेस अटैच्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी अटैच्ड नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो pH यहाँ पर दिया गया, आपको क्वेश्चन पूछना करेक्ट कौन सा है। 7 pH वैल्यू इज मोस्ट एफिशिएंट डिसइंफेक्शन बाय क्लोरिनेशन। ठीक है, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको किल करना। किल कैसे करते हो सर, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया फिर से वेस्ट मैनेजमेंट में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के जरिए से फ्लॉक्स बनते हैं। HOCl यहाँ पर आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। किसका आप इस्तेमाल करते हो, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कि HOCl हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, हाइड्रोऑक्सीक्लोराइड, इसको हाइड्रोऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, टर्बिडिटी को यूज़ किया जाता है। टर्बिडिटी का मतलब होता है जो पानी का गिलास होता है ना, अगर वो साफ नहीं है, मतलब आपको अच्छा साफ वो क्लियर नहीं दिखता, उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ डाला हुआ है, जैसे गंदा जैसा पानी देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलते हैं उसकी टर्बिडिटी, वो उसकी टर्बिडिटी होती है। तो टर्बिडिटी किसकी वजह से होती है, सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से होती है। टोटल डिजॉल्व्ड नहीं होता, टोटल डिजॉल्व्ड पानी के साथ मिक्स अप हो जाता है, ये आपको नहीं दिखता है ये टोटल डिजॉल्व्ड, लेकिन सस्पेंडेड सॉलिड्स आपको देखने को मिलता है। टर्बिडिटी क्योंकि फिजिकल वाटर क्वालिटी है, इसको बोलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर टर्बिडिटी, तो ये होता है सस्पेंडेड की वजह से। तो टोटल डिजॉल्व्ड जो होता है ये होता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, pH फिजिकल नहीं है, ये केमिकल के साथ, कलर होता है, ऑर्डर होता है, टेम्परेचर ये फिजिकल के साथ आते हैं। ठीक है, विच इज द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो होता है ये यहाँ पर 1:3 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। उसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ OH, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये निकालना था, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, pH किसके बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है pH प्लस POH किसके बराबर होता है, ये होता है, ठीक है, 14 के बराबर। ये आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन ही निकालने थे। ठीक है, हाँ, EIA का फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, आप देखो डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर ग्रेविटी फिल्टर्स और स्लो सैंड फिल्टर, ग्रेविटी फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं, तो ग्रेविटी 1 को 2 है, तो आप डायरेक्ट 1 को 2 कर सकते थे, इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कुछ कोड दिया गया इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से 14,000 सीरीज के हिसाब से, ये आपको बताना था, ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर एक और दिया गया फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया, व्हेन वाज फैक्ट्रीज एक्ट, ये फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्टेड 1948, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है। यहाँ पर फिर से पूछा गया डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ है। ठीक है, उसके 20 साल के बाद, ठीक है, 72 और 92, उसके 20 साल के बाद, इसको बोलते हैं 20th एनिवर्सरी पर रियो समिट हो गई थी। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस 1998, तो ये इसके साथ लिंक नहीं है। और ये आपको पता है ये वाला 2002 में क्या हुआ था, 2002 में ये रियो 10 इसको बोलते हैं, रियो 10 इसको जोहान्सबर्ग में हुआ था, तो 2002 के हिसाब से भी आपको याद रखना है, तो ये इसके साथ लिंक नहीं है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट प्रोनाउंसमेंट नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट्स, आपको पता है यूनिट्स ऑफ BOD और COD, ये
ठीक है, मैंने आपको बोला था मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आप बोल सकते हो। एनजीटी की फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी बी, तो ये भी इसके सामने क्या है, पहला, तो पहला गलत हो गया। बी को क्या आएगा, तो ए तो गलत हो गया, बी को क्या आएगा, बी को पहला आएगा, बी को पहला, यहाँ पर आप देखो बी को पहला आएगा। ए को यहाँ पर देखो ये क्या है, यूनिट्स ऑफ बीओडी अपॉन सीओडी, देखो बीओडी इसका यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर लीटर, इसका भी यूनिट क्या है सीओडी का, ये भी सेम है ना, सीओडी का भी क्या आएगा मिलीग्राम पर लीटर, ये भी लिखा आपने मिलीग्राम पर लीटर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन गया यूनिटलेस, देखो यूनिटलेस हो गया। फिर यहाँ पर पूछे गए हैं एक्ट्स के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर ये बता सकते हो। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वाले मूवमेंट, चुपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रोनोलॉजी के ऊपर फिर से डिजास्टर्स, कौन सा डिजास्टर कब आया था, ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट वाला डिजास्टर कब आया था। उसके बाद वार्निंग सिग्नल, शेप ऑफ वार्निंग सिग्नल आपको पता है ये ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कहाँ पर होता है, प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना लिमिट होता है, लेड का लिमिट कितना होता है, कभी फास्फोरस पूछा जाता है, कभी लेड 0.01। उसके बाद आपको फिर से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर एल्गी के रिलेटेड, ये आप देख सकते हो, ये मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे, इंडिकेट्स गुड ग्रीन, क्योंकि आपको पता है ग्रीन, रेड, येलो, ये डिफरेंट डिफरेंट साइंस दिए जाते हैं। विच क्लोरीन रिएक्टिव्स ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर क्लोरो ऑर्गेनेटेड कंपाउंड्स यहाँ पर दिया गया है। और ये क्वेश्चंस मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपको माइंड में आना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, जब पढ़ते हैं ना तो पता चलता है कि लेवल क्या है एग्जाम की और आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहता। ठीक है, वायर व्हाट मीन्स फिल्टर पेपर, ठीक है, का यूज़ किया गया, किस लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ये बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं, एक कुछ होते हैं सर्कुलर, कुछ होते हैं रॉड शेप्ड। ठीक है, तो ये होते हैं बैसिलस जो होते हैं, ये होते हैं रॉड शेप्ड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिपेयर्डनेस कौन सी सीक्वेंस जो होते हैं, करेक्ट सीक्वेंस क्या होते हैं जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट को फेजेस में देखते हो। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है मिटिगेशन और उसके बाद प्रिपेयरनेस, पहले मिटिगेट करना है, फिर प्रिपेयरनेस करनी पड़ती है, फिर रेस्पॉन्स होता है, लास्ट पे रिकवरी आप करोगे। तो पहले तो रिकवरी करोगे नहीं, तीन तो पहले तो आएगा ही नहीं, ये आपको याद है, रिकवरी लास्ट पे होती है। ठीक है, ये फेजेस होते हैं करेक्ट सीक्वेंस। उसके बाद आपको दिया गया है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी क्या होती है 85। ठीक है, 85, हाँ 85 के आसपास। और उसके बाद प्लैंकटॉन्स का मतलब क्या होता है, ये प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर जिनको माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स बोला जाता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और ज़ूप्लैंक्टॉन्स। रमसार कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डिटेल वाला क्वेश्चन पूछा गया रमसार कन्वेंशन के ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रमसार कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये आप ये बोल सकते हो ये JKPSC के रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, जो थोड़ा सा लेवल इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दी है, जो मैंने डिफिकल्टी लेवल बोला था। उसके बाद यहाँ पर देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के फिर से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़, मतलब आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छे खासे डिटेल में पता होना चाहिए था। ठीक है, हम हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास EDT मेथड है। ठीक है, एथिनिल डाइमीन ट्राइएमाइन ट्राइएसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो हार्डनेस किसकी वजह से होता है, ठीक है, कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। उसमें फिर आता है क्या, टेम्परेरी और होता है परमानेंट। टेम्परेरी जो होता है वो कार्बोनेट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है, और परमानेंट जो होता है वो फास्फोरस, सल्फर या नाइट्रोजन की वजह से होता है। कॉइनिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, ये कॉइनिंग की यहाँ पर बात की गई, क्योंकि आप जब ये पढ़ते हो ना एनवायरमेंटल पोल्यूशन आप पढ़ते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं एयर पोल्यूशन में। तो NCPA फिर से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये पता होना चाहिए था आपको, ये डिफिकल्टी लेवल था। ठीक है, ये आपको छोड़ना था इस क्वेश्चन को। यहाँ पर फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक। देखो आउटलुक मैंने बोला था, मैंने पिछली बार आपको JKS के लिए बढ़ाया भी था, मैंने बोला कुछ आउटलुक रिपोर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक आउटलुक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देखता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये मैंने बोला था आपको। ठीक है,
लैंड फिल्स का क्राइटेरिया क्या होता है, ये लंबा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आप अगर कर भी नहीं सकते तो उसको छोड़ना होता है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना होता है। विच स्टेट ऑफ क्रोमियम इज मोर इज टॉक्सिक, ऐसा कौन सा क्रोमियम का पार्ट है, मतलब क्रोमियम C4 है, C3 है, C5 Cr5 है, कौन सा वाला है। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा डिसइंफेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर GRIHA ये क्या है, ये ग्रीन बिल्डिंग है। उसके बाद टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं ये 30 इसका जो है लिमिट रखा गया, परमिसिबल लिमिट शुगर इंडस्ट्री के अंदर। NO2 इन एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद एक और पूछा गया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है। याद रखना, मैंने बोला भी था, मैंने 2 बार लिखा भी था ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फिर मैं क्रॉस करता था क्योंकि मुझे माइंड में बार बार आता था कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसमें नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी में नहीं होता था, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ऊपर भी ये नजर आ रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने, ये मॉन्ट्रिक्स प्रोटोकॉल के रिलेटेड। ठीक है, केगाले एग्रीमेंट पूछा जाता है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थोड़ा सा पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इसको 2019 में फोर्स में नहीं लाया गया था, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट के रिलेटेड, डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ता हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से प्रोवाइड किया गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स इसमें नहीं आते हैं। तो मतलब शॉर्ट में मैं यही बोलूँगा, पेपर जो था अगर मैं लिखता हूँ, मैं लिखूँगा इन जनरल में, मैं लिखता हूँ ईजी लिखूँगा मैं। ठीक है, वेरी ईजी भी था, कुछ क्वेश्चंस ईजी भी हैं, और यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगा कुछ मॉडरेट भी था, डिफ़िकल्ट नहीं था। डिफ़िकल्ट 2-3 क्वेश्चंस थे, वो आपको जानबूझकर छोड़ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, जो इसलिए तो मैंने अटेम्प्ट आपको बोला था 115 से 118, अगर 115 भी किया था ठीक है, 5 क्वेश्चंस आप छोड़ भी सकते, जो लंबे वाले क्वेश्चंस थे उनको छोड़ना ही था अगर आप वो नहीं करते। बट ओवरऑल पेपर जो था डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड ही था, मैक्सिमम पेपर फैक्चुअल बेस्ड ही था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। में आपको एनालिसिस समझ में आई होगी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी से इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इजी से इजी जो जिसके चांसेस ज़्यादा गलत होने के होते हैं। डेट पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में हो तो डेट्स पूछे जाते हैं, यहाँ पर इस सिलेबस के हिसाब से तो उन्होंने पूछा था, बट बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कट ऑफ क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके पोस्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता, बट आई होप कि सब ने अच्छा पेपर किया होगा। अगर 100 किसी ने किया है तो चांसेस बनते हैं, अगर किसी के 100 मार्क्स आते हैं, या 98 भी बोल सकता हूँ मैं, जितना मुझे अंदाज़ा लगता है, तो बट डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पोस्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं एक छोटी सी एनालिसिस मैंने किया कंप्लीट, ऊपर से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको क्या अप्रोच होना चाहिए, जितने क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि MCQs फिर याद हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, क्योंकि फैक्ट्स MCQs के थ्रू याद होता है। इसमें कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ये सेशन कैसा लगा, जो भी पेपर्स होते जाएंगे मैं आपको उसके एनालिसिस लेकर आऊँगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर भी करो।